3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, जी इनका वापस लिया जाना तय था जी क्योंकि अगले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, दोनों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है जी और जो कृषि आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, इसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही था। जी इसलिए इस परिस्थिति में संभव नहीं था कि बीजेपी चुनाव में जाए और ये कृषि कानून कायम रहे। कृषि कानून वापस होने ही थे और जो आज का दिन चुना गया वो महत्वपूर्ण है। गुरु नानक जयंती भी है, कार्तिक पूर्णिमा भी है, पुष्कर में स्नान है, हरिद्वार में स्नान है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर आज कानून वापस लिए गए तीनों और राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हालांकि कहा है कि हम कृषि कानून को समझा नहीं पाए जी किसानों को ठीक से, किसानों का भला चाहते हुए बनाए गए थे कानून, लेकिन हम समझा नहीं पाए इसलिए वापस ले रहे हैं। लेकिन वापस लेने का जो भी कारण बताया जाए वो अलग बात है। एक कहते हैं हुजूर करते करते बहुत देर कर दी, जी तो 1 साल से ज्यादा समय आंदोलन चला, कितना खतरनाक स्तर पर आंदोलन चला गया था और किस लेवल पे जाके किसानों को करना पड़ा मूवमेंट। उसके बाद भी अगर चुनाव नहीं होते तो मैं नहीं समझता कि ये कानून वापस होते। जी ये जो केंद्र में इस वक्त सरकार है भारत में, वो अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली सरकार है जी और सामान्यतः माना जाता है कि वो बहुत ही निर्भीक तरीके से और अडिग रहकर काम करते हैं। ये इनकी यूएसपी है। लेकिन इस मामले में चूंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव थे तो कृषि कानून का वापस लिया जाना अपरिहार्य था। खास तौर पर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस से अलग हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अलग पार्टी बनाई है, उनके और भाजपा के गले मिलने के बीच में एकमात्र बाधा कृषि कानून था। आज वो बाधा हट गई है जी और अब अमरिंदर सिंह बीजेपी से हाथ मिलाकर पंजाब में चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ेंगे ही, ऐसा मैं स्पेकुलेशन करता हूं। जी तो पंजाब में अकाली दल के सामने, कांग्रेस के सामने, आपके सामने भाजपा को अमरिंदर सिंह का साथ भी मिलेगा और दोनों मिलकर एक प्रभावी भूमिका में चुनाव में सामने आएंगे जनता के, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल सर। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि सबसे पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन होगा और किसानों की नाराजगी दूर होने पर वो शेयर में बीजेपी को काफी फर्क पड़ेगा। पंजाब में अकालियों के बिना पहली बार चुनाव लड़ेंगे कई सालों के बाद। जी बताइए। जी बिल्कुल सर, क्या इस प्रकार का कोई एक गठबंधन ऐसा बन सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें, बादलों की बात करें, हरसिमरत कौर बादल ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ में और केंद्र सरकार के खिलाफ इनकी पार्टी खड़ी हो गई थी। क्या ऐसे समीकरण बन सकते हैं पंजाब में एक ऐसा गठबंधन कि जिसमें अमरिंदर सिंह, बादल और बीजेपी तीनों के गठबंधन के कुछ आसार यहां पर दिखते हैं? क्योंकि किसानों के साथ होने की वजह से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था। नहीं, मुझे नहीं लगता। अकाली दल और भाजपा काफी दूर चले गए एक दूसरे से, पहली बात तो। जी दूसरी बात, असली जो मसला है वो चीफ मिनिस्टरशिप का है। जी अमरिंदर सिंह के सामने चीफ मिनिस्टर वापस बनना, कांग्रेस आला कमान को जो पद से हटाया गया उसका जवाब देना है, वो बहुत जरूरी है अमरिंदर सिंह के लिए। जी और अकाली दल अगर साथ आएगा बीजेपी के तो किसी कीमत पर बादल परिवार चीफ मिनिस्ट्री नहीं छोड़ेगा। इसलिए पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री को लेकर कभी भी मुझे नहीं लगता अमरिंदर सिंह, बादल और बीजेपी एक मत हो पाएंगे, क्योंकि अमरिंदर सिंह सबसे बड़े कंटेंडर है। उनसे मुख्यमंत्री पद छीना गया है कांग्रेस के आलाकमान द्वारा, उनकी नाक का सवाल है, इसीलिए वो अलग पार्टी बनाए, इसीलिए वो बीजेपी के साथ जाते हैं। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको अमरिंदर का साथ मिल रहा है तो शायद वो अकाली दल के साथ के लिए लालायित ना हो, अब जी बीजेपी लालायित ना हो जी और अकाली दल को आईना दिखाने की कोशिश करें। ये मुझे लगता है अकाली दल को साथ देंगे तो निश्चित तौर पर चीफ मिनिस्टरशिप पर लेकर अमरिंदर सिंह झटक जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और अगर अकाली दल बीजेपी वापस साथ हुए तो प्रभावी गठबंधन तो हो जाएगा जी। लेकिन उस स्थिति में अमरिंदर सिंह किसी कीमत पर मुझे नहीं लगता बीजेपी के साथ खड़े हो पाएंगे। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है, खालिस्तान आंदोलन और इतना बड़ा संघर्ष हुआ है खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ में, उसमें अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के सिपाही के तौर पर अमरिंदर सिंह उस पूरे आंदोलन और अभियान के और उस खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहे हैं और अकाली दल की सहानुभूति रही है। अकाली दल के लोग पक्षधर रहे हैं, खालिस्तान के काफी सारे लोग, या खालिस्तानियों को कोई प्रश्रय या कोई समर्थन या कोई खालिस्तान को लेकर, मतलब जो पंजाबी अस्मिता का सवाल है उसको लेकर खड़ा हुआ अकाली दल। जी इसलिए
अमरिंदर का अकाली दल के साथ होना, अकाली दल का अमरिंदर के साथ होना बहुत मुश्किल है। मुझे तो ये नदी के दो किनारों की तरह लगते हैं जो साथ शायद ही कभी हो पाए। बाकी राजनीति में संभावनाओं का खेल है जी लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप पर दावा प्रकाश सिंह बादल के परिवार का और चीफ मिनिस्टरशिप पे दावा अमरिंदर सिंह के परिवार का, ये शायद सबसे बड़ी बाधा होगी इस तीनों के मिलने पर। जी जी बिल्कुल सर। अब अगर हम आने वाले 2022 के चुनावों को देखें तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल हैं जो कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बीजेपी को शिकस्त देने की सोच रही थी और उनके पास में सबसे बड़ा मुद्दा ये तीनों कृषि कानून ही रह गए थे। अब क्या रणनीति बन सकती है? मुद्दा उनके हाथ से छीन लिया है बीजेपी ने। केंद्र सरकार ने जो मुद्दा बना हुआ था वो मुद्दा उनके हाथ से छीन लिया है जी। अब मुद्दा केवल ये इतिहास की बात रह जाएगी, ऐसा इन्होंने किया था, ऐसा इन्होंने किया था, ऐसा आपने भुगता था, ऐसा आपने भुगता था जी। पर आज कृषि कानून हटाने के नाम पर मुद्दा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता क्योंकि हट गए कानून जी। इसलिए चुनाव का एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने से रह गया है ये। अब सिर्फ ये एक साल के इस आंदोलन के दौरान जो अतीत रहा है, जो व्यवहार रहा है केंद्र सरकार का और जो भुगतना पड़ा है किसानों को, जी। उसी को लेकर मुद्दा बनाया जा सकता है। कानूनों को लेकर अब मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि बहुत जगह फेस सेविंग करनी मुश्किल हो रही थी बीजेपी के लोगों, किसानों के बीच जाके। जी। बीजेपी आमतौर पर अर्बन लोगों की पार्टी कहलाती है, अर्बन लोगों की पार्टी रही है, जनसंघ के जमाने से व्यापारियों की पार्टी रही है। इसमें अब किसानों में पेनिट्रेशन किया पिछले 10-12 साल में, वहां से गांवों से इसके वापस शहरों की तरफ जाने के आसार दिखने लगे थे। लेकिन अब ये किसान आंदोलन के सामने जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, इस फैसले के बाद बीजेपी जो गांव में घर घर में घुसी है, गांव गांव में घुसी है, वहां पर उसके बने रहने के और उसके समर्थन में काफी मतदान होने के आसार बरकरार हो गए हैं। इससे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से आज तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर जा रहे हैं, 3 दिवसीय झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में वो हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में एक 5वां धाम सैन्य धाम बनाने की बात करी है। पूरे देश से शहीदों के घर से मिट्टी मंगाई जा रही है। तो क्या लगता है कि जय जवान की शुरुआत तो केंद्र सरकार ने कर ही दी थी, अब जय जवान के साथ जय किसान अगर मिला ले तो पूरा एक जो नारा है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का, केंद्र सरकार अब उसी एक नारे को लेकर आगे बढ़ेगी, जय जवान जय किसान। देखिए, बीजेपी और इसकी सरकारों की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है, ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते, फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं जी। राजनीति को ओढ़ते बिछाते हैं, राजनीति को ही सोते जागते करते हैं जी। और इनका हर मूवमेंट पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मिट्टी घर से मंगाए शहीदों के घर से, जी। एक इमोशनली लोगों को संगठित करने की बात है जी। लेकिन आगे और पीछे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रभावी फैसले हैं, वन रैंक, वन पेंशन, जी, ये प्रभावी फैसले जो इन्होंने जिंदगी बदली है इनकी सैनिकों की, जी, या किसानों की जिंदगी बदलने वाले फैसले, एमएसपी पे खरीद, और ये प्रभावी होते हैं। दरअसल आज के युग में इमोशनल बातें एक हद तक ही प्रभाव डालती हैं, उसके बाद जो दैनिक जनजीवन की मुसीबतें हैं उनका समाधान निकालना, समस्याओं का, और उनसे राहत प्रदान करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये 5वां धाम बना लें, हम किसान के कानून वापस ले लें, लेकिन असली बात है एमएसपी पे कितनी खरीद कर रहे हैं, किसानों को क्या सहूलियत मिल रही है पूरे देश में, सैनिकों को क्या सहूलियत मिल रही है, खास तौर पर जो शहीद हो गए सैनिक, जी, उनके परिवारों को कैसे लुक आफ्टर किया जा रहा है और उनको रोजगार कैसे दिया रहा है उनके परिवारों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी। और मैं समझता हूँ कि इन पर भी काम हो ही रहा होगा। जी। लेकिन अल्टीमेटली वो टीवी पर और अखबारों में, मीडिया में खबर चलने के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सैन्य धाम बनेगा, 5वां धाम। जी। लेकिन वास्तव में हमारे जनजीवन में, दैनिक जीवन में सैनिकों के, शहीदों के परिवार में हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी। किसानों के लिए क्या सहूलियत पैदा कर रहे हैं, क्या सिस्टम बना रहे हैं खरीद का, क्या
ओले पड़ने पर क्या राहत दे रहे हैं, जी सूखा पड़ने पर क्या राहत दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आज के जमाने में जब मीडिया घर घर पहुंच गया है और बहुत ही पढ़ाई का विस्तार हो गया है, जी। गांव में बच्चे, किसानों के बच्चे, सैनिकों के बच्चे काफी पढ़ लिख गए हैं और इंटरनेट के जरिए दुनिया को समझने लग गए हैं, तब ये इम्पोर्टेंट है कि हम सॉलिड कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं उनकी लाइफ में। जी 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 बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।